स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में अपन ने मनी मार्केट का रिवीजन करा था और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा था और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और अलग अलग सेकेंडरी और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा था। उसको रिवाइज करने से पहले अपन कुछ उसके रिलेटेड एमसीक्यू और केस स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू या केस स्टडी। The ABC Limited wants to raise rupees 500 crore to fulfill its expansion plans by issue of equity shares. Identify the market ABC Limited will look for raising funds. पहला आता है प्राइमरी मार्केट, फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, फिर आता है बोथ ए बी, फिर आता है नन ऑफ द अबव। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन बाय इक्विटी ऑफ बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब ये पहली बार शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी मार्केट हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत ए और बी है, बी है नहीं, नन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर ए है। क्योंकि प्राइमरी मार्केट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स पहली बार करते हैं, मतलब पहली बार इशू होता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आता है सेकेंड, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट्स आर compete with each other, मतलब दोनों एक दूसरे अलग अलग काम करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं। फंक्शन इंडिपेंडेंटली, वो कहता है तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। कंट्रोल ईच अदर, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी को कंट्रोल करता है या सेकेंडरी प्राइमरी को कंट्रोल करता है। अपन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था कि कंट्रोल ईच अदर ये प्राइमरी सेकेंडरी को कंट्रोल करता है। फिर आता है फंक्शन इंडिपेंडेंटली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करता क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर प्राइमरी में ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी में कम होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा तो प्राइमरी में कम होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा कभी कभार सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। फिर आता है कॉम्पीट विद ईच अदर, दोनों कॉम्पीट नहीं करते क्योंकि दोनों का काम क्या है? कंपनी के पास पैसे लेके जाना और इन्वेस्टर से लेना, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है। फिर आता है अ कंपनी वांट्स टू सेट अप न्यू ब्रांच इन चेन्नई, न्यू ब्रांच करना चाहती है, मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए। फॉर एडिशनल कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इशू इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक एज देयर इज अ बूम पीरियड इन कैपिटल मार्केट। बूम मतलब जो मार्केट है वो राइज कर रही है, हर चीज राइजिंग सिचुएशन में है ऐसे। ठीक है। ठीक है। while analyzing the issue finance manager found the flotation cost of issue would be high। flotation cost अपने मनी मार्केट में पढ़ा था, किसमें? कमर्शियल पेपर में। ठीक है। of the issue would be high and company is already in liquidity crunch। liquidity crunch मतलब उनके पास पैसा नहीं है तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट भी ज़्यादा बियर नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं कंपनी डीम्ड इट प्रॉपर टू डिपेंड ऑन मनी मार्केट, इसलिए वो मनी मार्केट में रहना चाहते हैं डिपेंड। इंस्ट्रूमेंट फॉर अबाउट 6 months। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल मेंशन्ड अबव। देखो मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल मेंशन्ड अबव मतलब इसमें क्या इशू करना चाहते हैं वो इसमें बता रहा है, इसमें नहीं कह रहा वो इसमें कह रहा है। जो फर्स्ट अपनी वो है कि कौन सा मेथड कंपनी चाहती है कि जिससे वो शेयर इशू कर सके, मतलब शेयर पहली बार इशू कर रहे हैं तो वो आईपीओ लाएंगे, तो पहले का आंसर हो गया आईपीओ। फिर आता है बिसाइड्स अबव शेयर्स इशू मेथड, मतलब आईपीओ के अलावा मेंशन 2 अदर मेथड्स, और कौन कौन सा हो सकता है? ऑफर फॉर सेल हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है, ईआईपी हो सकता है। ठीक है। फिर आता है यूज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द मनी मार्केट। मैं समझाता हूँ इसको, पहले डिटेल्स कर देता हूँ सारे को। इसमें क्या दिखा हुआ? यूज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएट होएगा मनी मार्केट के लिए। इनको किस चीज में दिक्कत आ रही है? फ्लोटेशन कॉस्ट इनकी ज्यादा है। तो अपन ने मनी मार्केट में पढ़ा था एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लोटेशन कॉस्ट को मैनेज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से
हमें जो मनी आती है वो फ्लोटेशन कॉस्ट में यूज कर सकते हैं उसको कवर करने के लिए, वो था कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये हो गया अपना एमसीक्यू और केस स्टडी। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो और अगर किसी और भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे मेल कर सकता है agarwalclasses@gmail.com। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। ये आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, इसको ऊपर पढ़ते हैं क्या होता है। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस स्टॉक एक्सचेंज। जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसके अंदर रेगुलेशन है वो डिफाइन कैसे करते हैं स्टॉक को। एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे 2 3 4 बहुत सारे बंदे एक फैमिली बनकर काम करते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। चाहे वो whether incorporated or not established, चाहे वो इनकॉर्पोरेट, चाहे वो जो इनकॉर्पोरेट मतलब उसको बनाया गया हो या ऐसा एस्टेब्लिश ना किया गया हो, किसके लिए, असिस्टिंग मतलब हेल्प करने के लिए, रेगुलेटिंग मतलब उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए, एंड कंट्रोलिंग मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए। कौन से बिजनेस को, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, जो खरीदना बेचना इन कामों में काम करता है उस बिजनेस को। फिर आता है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें सेकेंडरी मार्केट क्यों लिखा हुआ है, प्राइमरी मार्केट क्यों नहीं लिखा हुआ। प्राइमरी मार्केट इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी सीधा इन्वेस्टर को अप्रोच करती है, इसलिए इसमें प्राइमरी मार्केट नहीं सेकेंडरी मार्केट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर एक मीटर होता है जो अलग अलग लेवल्स को मापता है, मतलब जो अलग अलग लेवल्स को मेजर करता है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर, ये एक भरोसेमंद मीटर है। टू मेजर, किसका मीटर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके स्टॉक एक्सचेंज से पता चलता है। इसका मतलब ये है जिसके स्टॉक एक्सचेंज अच्छे होंगे, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के रिजल्ट अच्छे होंगे, उस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। जैसे कि इंडिया में कोरोना आया तो उस दिन, तो उससे पहले और उसके बाद शेयर्स काफ़ी, जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी क्रैश होगी, काफ़ी डाउन होगी, जिसकी वजह से ये पता चला कि इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल। जैसे कि पीएनबी था, पीएनबी का स्कैम पता चला तो जो पीएनबी के शेयर प्राइस थे वो कम आ गए, जिसकी वजह से ये पता चला कि पीएनबी को काफ़ी लॉस हुआ है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। इसी वजह से पता चलता है कि इकोनॉमी में या इंडिया में मान लो फॉर एग्जांपल बूम है, मतलब हर चीज़ के प्राइस राइज हो रहे हैं, रिसेशन है मतलब जहाँ मंदी चल रही है ऑफ द इकोनॉमी। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर। पल्स ऑफ इकोनॉमी जैसे अपने बॉडी की पल्स चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं कि कैसी चल रही है, उसी तरह जो ये स्टॉक एक्सचेंज है वो एक पल्स है इकोनॉमी का, वो बताता है कि अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है या गंदी चल रही है। और इकोनॉमिक मिरर, इकोनॉमिक मिरर मतलब जो अपने को रिफ्लेक्ट करता है अपनी पोजीशन क्या है, विच रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फिर आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आपको पहले बताया था किसी भी कमोडिटी का प्राइस दो चीज़ों से चलता है, एक उसकी डिमांड से और सप्लाई से। जो प्राइस आएगा उस क्वांटिटी के ऊपर वो उसका प्राइस होएगा। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पता चलता है उस कमोडिटी का रेट या प्राइस क्या है। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। The securities of profitable and growth-oriented companies are valued higher as there is more demand for such securities। अगर किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे एक अब कोरोना के टाइम में एक इंजेक्शन आता है, चलो उसको बात छोड़ो। अब जैसे मान लो किसी भी चीज़ की डिमांड, अब जैसे गोल्ड है और उसकी डिमांड शादियों के सीज़न में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो प्राइस है गोल्ड का वो भी हाई हो जाता है। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। उनके लिए यूजफुल क्यों होती है, उनको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है।
द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो किसी भी इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है या उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं तो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू क्या है। द क्रेडिटर्स कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब कंपनी की हालत कैसी है, अच्छी है बुरी, एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर ज़्यादा प्राइस होगा सिक्योरिटीज का तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सकती है, अगर सिक्योरिटीज का प्राइस कम होएगा तो वो कम टैक्स इम्पोज करेगी, ठीक है। फिर आते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग इट। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी जाकर लिस्ट करा सकते हो स्टॉक मार्केट में, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉपर फीस जमा करनी पड़ती है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो पाते हैं। इसलिए जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती है वो पहले वेरीफाई होती है और तभी स्टॉक मार्केट में वो सिक्योरिटीज आती है, ठीक है। और साउंडनेस ऑफ द कंपनी, साउंडनेस मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। द कंपनीज विच आर लिस्टेड दे ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी लिस्ट हो चुकी है एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे वो अपनी मनमानी कर सकती है, ऐसा नहीं है, उन्हें भी पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इससे कस्टमर और इन्वेस्टर को भरोसा रहता है कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, कैसे। इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज, अलग अलग तरह की कमोडिटीज होती है जो ट्रेड होती है, जो खरीदी जाती है और बेची जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सोल्ड करना, री इन्वेस्टमेंट मतलब वोट करना, helps to invest in most productive investment proposal and this leads to capital formation and economic growth। जिसके कारण जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और अपने अलग अलग लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल एसेट्स खरीदती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होती है और इकोनॉमी अच्छे स्केल पे जा पाती है, ठीक है। फिर आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट को आप कह सकते हैं एक तरह से भेड़ चाल, मतलब आम भाषा में। स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो स्टॉक मार्केट है वो एनकरेज करती है पीपल्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब वो एक तरह से कहते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब तुम उसके ओनर बन जाओगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पास वोटिंग का राइट होता है, जिसके कारण वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, जिसके कारण उनको ये लगता है कि हम उसके ओनर हैं। ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर पब्लिक को अच्छी नॉलेज होगी तो वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आएंगे और अच्छी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब सट्टाबाजी। टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज द स्टॉक एक्सचेंजेस परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये हेल्दी स्पेकुलेशन है, मतलब जिसमें प्रॉपर नॉलेज होती है जिसके पास और फिर ट्रेड करता है उसको कहते हैं हेल्दी स्पेकुलेशन। और जो स्पेकुलेशन जो जैसे जुआ कहते हैं, मतलब जिसको कोई भी नॉलेज नहीं होती वो ऐसे ही पैसा लगा देता है, उसे कहते हैं खराब स्पेकुलेशन। लेकिन ये होता है हेल्दी स्पेकुलेशन, क्योंकि इसमें हर बंदे के पास, जो बंदा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, उसके पास स्टॉक की, उस शेयर की, उस कंपनी की अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब easily convertible into cash। The main function of stock market is to provide ready market for sale and purchase of securities। The presence of stock exchange market gives assurance to investors, भरोसा देती है that their investment can be converted into cash, कि उनके जो स्टॉक है, उनकी जो शेयर है, उनकी जो कमोडिटी है वो जल्दी से जल्दी और आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है whenever they want, जब भी वो चाहे। The investor can invest in long-term investment projects without any hesitation, as because of stock exchange, they can convert long-term investment into short-term and medium-term। इसका मतलब क्या है, जो अपन ने मान लो एक शेयर खरीदा काफी टाइम के लिए, मान लो अपने 2-3 साल तक शेयर होल्ड कर रखा है, वो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन अपने को अर्जेंसी में पैसा चाहिए तो हम उसको उसी वक्त बेच सकते हैं और अपना जो स्टॉक है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल मतलब बेटर use of our funds in best manner. The shares of profit-making companies are quoted at higher prices and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from stock market. The general public hesitates to invest in securities of loss-making companies, so stock exchange facilitates allocation of investors fund to profitable channels. जिस कंपनी के स्टॉक और शेयर्स की प्राइस हाई होते हैं और जनरली उनको कहा जाता है कि वो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और जिनके प्राइस जनरली लो होते हैं उसको कहा जाता है कि वो लेस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो स्टॉक एक्सचेंज आती है कि इस शेयर्स की प्राइस ज़्यादा है और इस शेयर की प्राइस कम है, जिससे इन्वेस्टर को पता चलता है कि इस शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो वो उसमें इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसमें वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है और अच्छा रिटर्न दे सकती है। प्रोमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। The stock market offers attractive opportunities of investment in various securities. अलग अलग तरह की स्कीम्स निकालती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ताकि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और कंपनीज के पास पैसा जा सके। These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sectors. हालांकि आज देखा जाए तो लोग बैंक से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी अच्छा है, rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. इसको unproductive क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिर एक तरह से एसेट्स जैसे गोल्ड है अपन ने खरीद के रख लिया तो वो अपने घर में ही रहा ना, वो कहीं मार्केट में तो सर्कुलेट नहीं हुआ ना, ठीक है। ये आ गया फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, अपन ने पढ़ ली। इकोनॉमिक बैरोमीटर एक मीटर है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिमांड और सप्लाईज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें स्टॉक एक्सचेंज है वो इसको ऊपर रेगुलर चेक रखती है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अपनी जीडीपी और इकोनॉमी में अच्छा पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करती है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटिकल, ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करती है और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेशर करती है, एक तरह से हेल्दी प्रेशर, मतलब प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स, बाय प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, जिनके पास अच्छा नॉलेज है वो हेल्दी स्पेकुलेशन कर सकते हैं। लिक्विडिटी, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटर एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है ये एक अच्छा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का इन्वेस्ट करने के लिए और सेविंग करने के लिए। आगे आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बिफोर सेलिंग दी सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। बिना लिस्टिंग के कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आ सकती, बिना सेबी के पास रजिस्टर हुए। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस, कि कंपनी के पास अच्छा पैसा है और वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, अदर एस्पेक्ट्स कह सकते हो आप, कितने क्रेडिटर है कंपनी के, कितने डेटर है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, एक्सेट्रा। प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एक बड़ा सा एरिया होता था जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स होते थे एक तरफ, मतलब फिजिकली होता था पहले, जहाँ पे सारी एक तरफ इन्वेस्टर होते थे और एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज के बंदे होते थे जो बाइंग और सेलिंग कराते थे। टुडे इट इज एक्सिक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर एंड इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स।